हाँ, अब आज क्लास 12 का जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, पहला लेसन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक पे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव और उसका आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड देयर मोमेंट, ये हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में बिल्कुल आपको याद होगा, ये बताया गया था कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार से जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। राइट, उस पर पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले इंट्रोडक्शन पे। आज हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट, द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ये हमें डिस्कस करना है आज। तो इसमें क्या है कि बेसिकली इसमें दो पोजीशंस आते हैं, दो स्थितियां आती हैं। एक तो वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या करें, इसके अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, और दूसरा क्या है, दूसरा निरक्षीय स्थिति। जैसे अक्षीय स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमें डिस्कस करना है। राइट, तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम कैसे करेंगे वो ज़रा समझो। सबसे पहले तो हम क्या ले लें, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लें। जैसे यहीं पे यहाँ पे हमने बना लिया, ये क्या है, एक डाइपोल बना लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। ओके, ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। वैद्युत द्विध्रुव के जैसे आपको बताया गया है कि द्विध्रुव में क्या होता है, दो बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। तो हम यहाँ मान लीजिए कि ये जो है ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसमें एक सिरे पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और दूसरे सिरे पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ये हम मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु है, वैद्युत द्विध्रुव का ये क्या है, मध्य बिंदु है। आपको ये बताया गया कि दो बराबर लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं। ये हम मान लें कि ये पूरे द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L है, यानी कि यहाँ से मध्य बिंदु A से O की दूरी L और O से B की भी दूरी क्या है, L है, क्योंकि O मध्य बिंदु है। राइट, इसी अक्षीय स्थिति में क्या होगा, अक्षीय स्थिति किसको हम कहते हैं, जैसे इसके इंग्लिश में भी लिखा है एंड ऑन पोजीशन, मतलब ये जो यहाँ एंड ऑन है इसी के लाइन में, या तो यूँ कह लें कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसी के अक्ष में हम वो पॉइंट को लेंगे। ये इसका अक्ष है, ये द्विध्रुव का अक्ष है, इसी एकदम बिल्कुल इसी के लाइन में होनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये अक्षीय स्थिति क्यों है, क्योंकि द्विध्रुव के अक्ष में ही यह बिंदु स्थित है। जब द्विध्रुव के अक्ष में ही, डाइपोल के एक्सिस पर ही वो पॉइंट लेंगे जिस पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति, एंड ऑन पोजीशन कहेंगे। राइट, ये बात तो समझ में आई। तो अभी हमने क्या माना, ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है ना, जिसमें ए पर माइनस क्यू और बी पे प्लस क्यू आवेश है। ए बी की दूरी आपने 2L मान लिया है। तो ऐसे जरा देख लो, छोटा सा हम यहाँ पे समरी लिख देते हैं। क्या है, ए बी क्या है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी के लिए हमने क्या लिख दिया, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, फिर क्या मान लिया, ए बी कितना है, 2L है। ओके, ओ मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब O से A की दूरी और O से B की दूरी बराबर होगी, और ये कितनी मान लीजिए, L है। O क्या है, मध्य बिंदु है। अब हम ये मानते हैं यहाँ पे जो मध्य बिंदु O है, उस मध्य बिंदु से, देखो ये मध्य बिंदु O है, उसके नीचे ये पॉइंट लिया गया, और जिस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी O से इस पॉइंट के बीच की दूरी हमने मान लिया कितनी है, R है। समझ में आ रहा है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से
जिस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस दूरी को हमने क्या मान लिया, r मान लिया, ये दूरी। तो O द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु है। ये तो बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। अब जरा देखो, अभी अब आपने क्या माना, OP इक्वल टू क्या माना है, r मान रखा है, O से P की दूरी r मान रखा है। अब जरा ये बताइए, B से यदि P की दूरी निकालें, B से P की दूरी निकालें, तो जरा समझो भाई, यह दूरी कितनी है, O से B की दूरी L है, ठीक है, और यहाँ से ये दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से पूरी दूरी में से R में जो R है, R में से ये वाली दूरी यानी L वाली दूरी को माइनस कर लो तो BP मिल जाएगा कि नहीं। तो BP बराबर तुम क्या लिख सकते हो, इस OP में से OP में से OB को माइनस कर दो, और ये कितना आ जाएगा, OP की वैल्यू R है और ये L है, तो BP की वैल्यू R माइनस L हो गई। ठीक उसी तरह से यदि हमें AP निकालना हो, AP, तो AP के लिए जरा देखो, A से P, तो यहाँ से ये तो R दूरी है और ये L दूरी है, तो कुल दूरी R प्लस L चाहे L प्लस R हो गई कि नहीं। तो AP इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, AP इक्वल टू AO प्लस OP लिख सकते हो ना, OA प्लस OP, और OA की वैल्यू कितनी है, L है, और ये वैल्यू कितनी है, R है, तो R प्लस L हो गया, L प्लस R चाहे जो भी लिखना है, L प्लस R। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस L भी लिख सकते हैं। R प्लस L क्यों लिखा है, क्योंकि R यहाँ पहले है, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अगली बात जरा समझो, आपको ये बताया गया था कि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किधर होता है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। तो प्लस Q आवेश के कारण यदि इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो प्लस आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। ये हम मान लिए कि E1 है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, ऐसे लिख दें, प्लस Q आवेश के कारण कहाँ पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, या वैद्युत क्षेत्र कितना आप मान रहे हैं, E1 मान रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र E1 है, और E1 की दिशा किधर है, बाहर की ओर है, मतलब B से P की ओर है, BP की ओर है, ठीक है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1, और माइनस Q आवेश के कारण, बिंदु P पर, इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने क्या मान लिया, E2 मान लिया। अब जरा यहाँ पर देखो, जैसे आपको बताया गया था कि नेगेटिव माइनस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है। तो ये माइनस के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो अंदर की ओर आएगा, यानी कि इसकी दिशा किधर हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी, और वो आपने क्या मान रखा है, E2 मान रखा है, राइट। तो फिर से समझ लीजिए, प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर E1, और माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर E2 है, ठीक है। अब जरा बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने क्या पढ़ रखा है, E इक्वल टू 1/4πε0 K Q बाई R स्क्वायर, यही तो पढ़ रखा है ना। तो जैसे ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है, वो मान लीजिए कि जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K है। ऐसे यदि हम मान लें, माना द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, राइट, दिख रहा है पूरा, ठीक। तो अब जरा देखो, अब हम लिखने जा रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण
क्या निकालने जा रहे हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालने जा रहे हैं। तो तीव्रता क्या मान रखा है, E1 मान रखा है। तो E1 इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 K, क्या बताया था, Q/r²। Q तो Q की जगह पर तो Q ही है, और r² मतलब यहाँ से जिस बिंदु पर निकालना है उसके बीच की दूरी, यानी कि BP, यही ना, प्लस क्यू बी पर रखा हुआ तो BP², r² मतलब यहाँ पे BP², और BP² की वैल्यू यदि आप देखें तो BP इक्वल टू आपने क्या निकाल रखा है, r-l, तो ये लिख दिया मैंने r-l²। यहाँ पे हम दिशा लिखें, E1 की दिशा किधर है, प्लस क्यू के कारण E1 की दिशा बाहर की ओर है, तो हम यहाँ पर लिखें बाहर की ओर, या तो फिर लिख लें BP, B से P की ओर, तो ऐसे लिख लें BP की ओर। अब तो समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो भाई, अभी तो प्लस क्यू आवेश के कारण था, अब किसके कारण निकालें, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालो। माइनस क्यू आवेश के कारण इसी पर ना, बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, तो इसके कारण तीव्रता आपने क्या मान रखा है, E2 माना है ना, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम चीज 1/4πε0 K Q/r², Q की जगह पर क्या रख दिया, Q रख दिया, r²। अब यहाँ से P की दूरी मतलब AP², माइनस क्यू ए पे रखा है तो AP², और AP की वैल्यू कितना निकाल रखा, r+l, तो ये हो गया r+l²। अच्छा, अब इसकी दिशा यदि हम देखें तो माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर लिखें, या हम ये कह लें अंदर की ओर मतलब P से A की ओर है ना, P से A की ओर है, तो हम क्या लिख दें, PA की ओर। ये बात तो समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब चलो देखो भाई, अब आपको ऐसे समझाया जाए, इस बिंदु P पर एक ही लाइन में, एक ही अक्ष पर E1 और E2 है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक देखो राइट हैंड की तरफ है, एक लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो बिंदु P पर यदि परिणामी हम निकालें, जैसे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी भाई, यहाँ पर जैसे देख रहे हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे परिणामी क्या करेंगे, एक तीव्रता में से दूसरे तीव्रता को घटा देंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अब बात ये हो गई कि E1 बड़ा है कि E2, भाई जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे, और जो बड़ा होगा उसी की दिशा में परिणामी की भी दिशा होगी। तो जैसे हम देखें तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू में 1/4πε0 K और Q दोनों सेम है। डिफर क्या है, यहाँ पर नीचे r-l², यहाँ r+l² है। तो ये आपको पता है कि नीचे यानी कि हर में जो वैल्यू कम होगी उसका मान ज़्यादा होगा। जैसे r-l r+l की तुलना में, ये r में से l घटाया है तो ये वैल्यू कम होगी किसके, r+l की तुलना में। तो जब ये वैल्यू कम होगी तो नीचे है ना, तो ओवरऑल E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, क्योंकि ये नीचे यहाँ की वैल्यू क्या है, अधिक है। जैसे आप समझिए 1/2 है और 1/5 है, तो 1/2 और 1/5 में एक के नीचे 2 है और दूसरे के नीचे 5 है, तो कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 आएगी, और 1/5 छोटा है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.2 आएगी। तो नीचे जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इस भिन्न में नीचे ये बड़ा है इसलिए ये वैल्यू कम होगी, और यहाँ पर नीचे छोटा है इसकी तुलना में तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर E1 E2 से बड़ा है।
ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि E1 क्या है, E2 से बड़ा है। तो परिणामी तीव्रता जो आप लिख रहे हैं, मान लो परिणामी तीव्रता E है, तो वो इस E1 में से E2 को घटा दोगे तो इसके बराबर होगी। क्यों घट रहा है समझ में आ गया, क्योंकि दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है और एक ही लाइन पर है। यदि ये एक ही लाइन पर एक ही अक्ष पे E1 E2 नहीं रहते तो ऐसे हम नहीं घटाते, तो फिर कुछ और करना पड़ता। अब चलो देखो भाई, तो E इक्वल टू क्या मिल गया, वैल्यू रखते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस E2 को घटाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R प्लस एल होल स्क्वायर, राइट। अब इसको जरा देखो भाई, यहाँ पर यदि E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, देखिए तो E इक्वल टू कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया, Q भी कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 1/R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल होल स्क्वायर, राइट। अब E इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, और यहाँ पर अब जरा देखो, यहाँ पर यदि आप देखें तो स्क्वायर तो है ही, जरा देखना तो ऐसे, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो चलो एलसीएम में स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा, आर माइनस एल आर प्लस एल, गुणा करोगे ए माइनस बी ए प्लस बी का तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ध्यान दो ये गुणा हुआ है आर माइनस एल आर प्लस एल का, और ये स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब चलो देखो भाई, अब जब यहाँ पे करोगे तो ये वैल्यू इससे कटेगी, तो इसका ये केवल बचेगा आर प्लस एल होल स्क्वायर, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा, आर माइनस एल होल स्क्वायर, राइट। अब E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, इसको जरा सॉल्व करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, राइट। और इसके होल स्क्वायर के पहले माइनस लगा है, तो इसके होल स्क्वायर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होता है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर भी माइनस हो गया, और माइनस 2RL होता है तो वो प्लस हो जाएगा 2RL, और प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या मिला, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो इसमें क्या क्या कट गया, E इक्वल टू हो गया, दिख तो रहा है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, अब इसमें क्या बचा जरा देखो, कट गया, आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2RL और 2RL मिलके कितने हो गए, 4RL, और नीचे क्या मिल गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसको कैसे लिख लें जरा देखना तो, ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखो ये 4RL है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जब बढ़ाया गया तो आपको बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है। देखिएगा पिछले इंट्रोडक्शन में लिखा है P इक्वल टू 2QL, तो हम क्या करें, 2QL को एक साथ कर लें, ये 4 है ना, तो हम इसमें से ऐसे कर लें 2QL को एक साथ कर लिया। अब जरा समझना क्यों किया, क्योंकि 2QL के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, पिछले इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। अब जरा देखना भाई, अब यहाँ और क्या बचा, जैसे ये 4 था, हमने 2 लिखा तो एक 2 बच गया, राइट, और ये R बच गया, 2R बच गया। अब ये पूरी वैल्यू मिल गई, और नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब इसी 2QL के जगह पे P लिख लेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लेते हैं, एक तो निर्वात
या वैक्यूम के लिए लेते हैं तो k का मान 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है कि चूंकि दोनों L का मान, ये जरा ध्यान दो, ये द्विध्रुव है AB के बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम है, बहुत अल्प है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में यही बताया गया। तो ये पूरी दूरी 2L है, तो 2L AB के बीच की दूरी है, और यह इतनी अल्प है, बहुत कम है, और इतना कम है किसके, इस R की तुलना में इतना कम है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो L यदि कम है, जैसे मान लो ये दूरी 2L माना, तो इसका हाफ करोगे तो और भी कम हो जाएगा। जैसे देखो इसका हाफ L है ना, तो इसका हाफ करोगे L और कम हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो और भी कम हो जाएगा। जैसे मान लो पॉइंट की कोई भी संख्या है, तो पॉइंट की कोई भी संख्या का स्क्वायर उससे भी कम होता है। पॉइंट की यदि कोई संख्या, जैसे 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 0.04, वो 0.2 से भी कम हो गया। तो दशमलव की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर और भी छोटा होता है। तो ये L तो वैसे तो 2L ही बहुत छोटा था, तो 2L का आधा L हुआ, ये और भी छोटा हुआ, और उसका स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। मतलब ये L इतना छोटा है कि R के कंपैरेटिवली इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर दो चीज़ें लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो, यानी कि L इज लेस देन R, तो L को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो L स्क्वायर क्या है, नगण्य है, पहली बात। और दूसरी बात क्या चीज़ के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए k का मान क्या होता है, 1 होता है। ये दो बातों का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखना आप भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू 1 कर लिया निर्वात के लिए, ओके। अच्छा, 2QL वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसी को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर हो गया 2R, ये तो 2R जो बचा हुआ है 2R, और इस 2QL के जगह पर हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया। अभी मैं लिख देता हूँ P = 2QL। और अब चलो नीचे आओ, L की वैल्यू, L स्क्वायर तो नगण्य है, यानी L स्क्वायर आप छोड़ दे रहे हैं, तो बचा क्या, R स्क्वायर, और उस स्क्वायर पे स्क्वायर है, तो R⁴ कितना घात हो गया, 4 हो गया। समझ में आ गया। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक चीज़, और वो ये लिख दे रहा हूँ, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = क्या होता है, 2QL होता है। यही हमने यहाँ पे 2QL की जगह P लिखा हुआ है। अब चलो देखो, एक R⁴ है, कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, और ये R काट दोगे तो R³। ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E = जैसे E = क्या शुरू में पढ़ा था, E = F/Q पढ़ा था, है ना, वहीं से तो ये सब फार्मूले आए हैं ना, F/Q से ही तो ये वैल्यू मिली है, ये वाला। तो E = F/Q होता है। तो F की यूनिट न्यूटन हो गई और Q की कूलाम, यानी E की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम। तो हमने यहाँ लिख दिया न्यूटन पर कूलाम। ये जो है भाई अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता होती है। ये इंट्रोडक्शन है किसके लिए, एंड ऑन पोजीशन के लिए, यानी कि अक्षीय स्थिति के लिए, ओके। इसका आप पिक ले लीजिए, बिल्कुल समझ भी गए होंगे, 2 बार में पिक्स ले लेंगे तो हो जाएगा। एक तो पिक यहाँ पे ले लीजिए, ओके, और फिर दूसरा जो पिक है आप यहाँ से ले लीजिए, थोड़े सा ऊपर कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। हाँ बस, दूसरा पिक यहाँ से ले लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिए, ओके। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में, वो थोड़े सा इसके कंपैरेटिवली टफ होगा,
थोड़े सा कठिन होगा, उसको समझते हैं कैसे होगा ना। हाँ, तो चलिए देखिए, ये मैंने मेंशन कर दिया। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। अब हमें निरक्षीय स्थिति में देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले जैसे मान लीजिए, जल्दी से देखें, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, यहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, ये है कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। ओके, यहाँ पे बराबर और विपरीत आवेश हो गए, मान लीजिए कि -q आवेश यहाँ हो गए, +q आवेश यहाँ हो गए। इस सिरे को हमने A नाम दे दिया, दूसरे सिरे को हमने B नाम दे दिया। अक्षीय स्थिति में क्या होता, अक्षीय स्थिति में इसी द्विध्रुव के अक्ष पर ही कहीं, या तो इस साइड में इसी लाइन में, या तो इस लाइन में हमें पॉइंट लेना होता। हमें निरक्षीय स्थिति में देखनी है, तो निरक्षीय स्थिति में ये ध्यान दीजिए, जब हम पॉइंट का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो जैसे ये O मध्य बिंदु है, आपको पता है इसके बीच की दूरी 2l मानी जाती है, तो ये वाली दूरी l हो गई, इधर वाली भी दूरी l हो गई। तो निरक्षीय स्थिति में हम कहाँ पर लेते हैं, जो मध्य बिंदु है इसी के ऊपर हम कोई पॉइंट P लेते हैं, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। देखो, इसके अक्ष के लाइन में नहीं P है, बल्कि कहाँ है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु के ऊपर है ना। तो इसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। अब बताओ भाई, +q आवेश के कारण बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, हमें यहाँ पे निकालना है। तो प्लस आवेश के कारण, धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, तो एक तो ऐसे मान लीजिए लाइन मिला लिया, ऐसे लाइन मिला लिया हमने यहाँ पे B से, +q वाले आवेश से यहाँ से लाइन मिला लिया, और यहाँ पे यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर होती है। तो ये मैंने बाहर की ओर दिशा कर दिया +q आवेश के कारण, और ये मान लिया वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है, +q के कारण। उसी तरह से माइनस के कारण यदि आप देखेंगे, अब यहाँ जरा समझें, हमने -q के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो हमने पहले इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दिया है। अब जरा बताओ, अभी बात हुई थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश के, ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो अंदर की ओर बनता है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो अंदर की ओर बनेगा, तो देखो ये डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया। और -q के कारण यहाँ भी हम क्या मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए जी, मध्य बिंदु से O को भी मिला देते हैं, मध्य बिंदु O को P से मिला देते हैं, जिस बिंदु पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी, हमने इसको भी मिला दिया, राइट। P से O को भी मिला दिया, द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर क्या है, AB के बारे में देखें। अच्छा, ये दूरी कितनी है, BP कितनी है, ये हम निकाल लेंगे ना, BP कितनी है। तो ऐसे हम अब सपोज करते हैं, क्या AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ये तो पता ही है। AB की लंबाई आपने कितना मान रखा, 2l। O मध्य बिंदु है, तो OA = OB = कितना हो गया, L हो गया। ये बात समझ में आ गई। जिस बिंदु से, पिछले वाले इंट्रोडक्शन में भी याद करिए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जिस बिंदु पे तीव्रता निकालनी थी वो दूरी r मानी गई थी। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जिस बिंदु पे तीव्रता निकालनी है उस दूरी को ही हम क्या माने, r माने। तो ये अगला चीज, अगला हमने क्या माना, अगला हम मान रहे हैं OP = r। ठीक है, अब ये चूंकि लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चाहें तो BP की दूरी निकाल सकते हैं। ये r है, ये l है, तो √r² + l² हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यह AP दूरी भी कितनी होगी, वही हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, यह दूरी भी कितनी आएगी, r² + l²। पाइथागोरस थ्योरम से यह भी दूरी कितनी आ जाएगी, r² + l²। क्लियर हो रहा है, कौन सी दूरी है, AP और BP दोनों ही दूरियां बराबर होंगी। ओके, AP
इक्वल टू बी पी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, मान लो कि यह कोण कितना है, थीटा है। पिछले में क्या है, समानांतर था तो थीटा था ही नहीं, 0 डिग्री था, सीधे इसी लाइन में था ना, इसमें मान लिया थीटा है। अब चलो निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू बिंदु बी पे है, प्लस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पे, बिंदु पी पर क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मान रखा है भाई, E1 मान रखा है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/r² लिखते हो, तो Q/r², R के जगह पर क्या लिख लोगे, R के जगह पर इस Q से उस बिंदु की दूरी ये है r² प्लस l² अंडर रूट में है। इसका जब स्क्वायर करोगे, जैसे Q/r², तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया r² प्लस l²। ठीक है। इसकी दिशा यदि पूछे तो बाहर की ओर यानी B से P, BP दिशा में ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, BP दिशा में। ठीक उसी तरह से अब किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान रखा, E2। ये भी क्या होगा, सेम उसी तरह से 1/4πε0 के Q/r², इसका भी r² तो सेम ही है ना AP, तो यह भी कितना हो गया r² प्लस l²। बस इसमें क्या है, दिशा की बात होगी। दिशा जैसे धन आवेश के कारण बाहर की ओर थी, यानी B से P की तरफ थी, ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर होगी यानी P से A की तरफ होगी, तो हम क्या लिख लेंगे, PA दिशा में। बिल्कुल, ये बात एकदम एग्जैक्टली आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर थोड़े समझना पड़ेगा आपको। क्या समझना है आपको, ऐसे समझना है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे समझते हैं थोड़े सा। ये समझने के लिए है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बस समझने के लिए है। जैसे यदि देखें तो E1 की दिशा यही बनाई गई है, देखिए यही E1 की दिशा है ना, और ये क्या है, ये जो है E2 की दिशा है। अब हमें परिणामी निकालना है, तो E1 और E2 यदि एक ही लाइन में रहते तब तो E1 माइनस E2 हो जाता, ये एक लाइन में तो है नहीं, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यदि आप देखें तो यहाँ बिंदु P से हम एक हॉरिजेंटल ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, ये हमने क्या किया, एक हॉरिजेंटल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक हॉरिजेंटल बना दिया, जैसे ए भी हॉरिजेंटल वैसे ये भी हॉरिजेंटल है। अब यदि ये कोण थीटा है तो यह भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा। किस नियम से, किस नियम से, संगत कोण से। ठीक है, तो ये भी थीटा हो गया। अब चलो देखो भाई, जरा यहाँ पे हम समझते हैं, जब कोई भी बल, जैसे E1 भी क्या है, एक बल ही है ना, वैद्युत क्षेत्र है, एक बल ही है, ये हॉरिजेंटल से क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका है, तो यह E1 के दो कंपोनेंट काम करेंगे। पहला कंपोनेंट किस में, ऊर्ध्व दिशा में, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्षैतिज दिशा में। तो ये जो E1 है, इस E1 का एक तो ये क्षैतिज कंपोनेंट होगा और एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा ऊर्ध्व कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ऊर्ध्व घटक होगा। तो ऊर्ध्व घटक क्या होता है, E1 साइन थीटा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, E1 कॉस थीटा। इस पर भी डिस्कस है, क्यों कॉस और साइन ही आता है। तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो गया, E1 कॉस थीटा, और ये यहाँ ऊपर क्या हो गया, E1 साइन थीटा। ठीक उसी तरह से E2 में भी जब देखें तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो ये देखो नीचे की दिशा में है तो इसका वर्टिकल नीचे की दिशा में आएगा, और ये जो इसका वर्टिकल होगा, जैसे इसका वर्टिकल E1 साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन ऊपर की ओर, E2 का वर्टिकल नीचे डायरेक्शन होगा, और ये कितना होगा, E2 साइन थीटा, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, E2 कॉस थीटा। अब जरा देखो,
जैसे E1 को जब हॉरिजेंटल पे ले जाओगे इसको, तो ये एरो इसी तरफ आया कि नहीं, जैसे E1 था, E1 को इस लाइन पे ले आए हो तो डायरेक्शन यही था कि नहीं, तो E2 जब यहाँ पर गया तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना बना, E2 cos थीटा। तो यहाँ पर ये समझना है, यही बिंदु P है। हम यहाँ पर ये बताएं कि बिंदु P पर E1 तथा E2 के ऊर्ध्व घटक कौन है, E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा। क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू सेम है, देखो ये दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है ना। E1 और E2 की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो बिंदु P पर E1 तथा E2 के ऊर्ध्व घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर क्या है बराबर तथा विपरीत दिशा में है कि नहीं है, देख लो। है ना, E1 साइन थीटा ऊपर, E2 साइन थीटा नीचे, परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में है। इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, परस्पर, जब इनका परिणामी निकालोगे तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर है, अपोजिट दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए इनका परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए ऊर्ध्व घटक का परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बिंदु P पर यदि आप देखें, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिणामी जो होगा E, वो किसके बराबर हुआ, वर्टिकल तो खत्म हो गया, हॉरिजेंटल दोनों एक ही दिशा में है, देखो दोनों का एरो एक ही है, तो ये किसके बराबर होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये लाइन समझ में आ गई। अब यहीं पर एक चीज़ समझ लें, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहीं पर समझ लेते हैं। cos थीटा, इस फिगर, इस ट्रायंगल में आ जाओ, OPB में, ट्रायंगल OPB में cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो इस थीटा के लिए इसके सामने जो भुजा पड़ रही है वो तो लंब हो गई, और 90 के सामने कर्ण हो गई, तो ये जो भुजा बची L वही तो आधार हुई। तो cos थीटा बराबर आधार L बटे कर्ण, कर्ण कितना है, r² प्लस L²। cos थीटा की वैल्यू हम ये रखेंगे हम लोग। अब आइए भाई देखिए, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, cos थीटा तो कॉमन भी हो गया, कह सकते हैं ना, E1 प्लस E2, cos थीटा बाहर हो गया, कॉमन हो गया। E1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई r² प्लस L², राइट। अच्छा, cos थीटा को हम कॉमन ले रखे हैं अभी, प्लस E2 की वैल्यू, E2 की भी वैल्यू यही रखनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई r² प्लस L², राइट। और देखो इसको एक बड़े ब्रैकेट में कर लिया, और cos थीटा हमने क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है। समझ में आ गया। अब जरा देखो भाई, E इक्वल टू, जैसे जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये भी है, देखो बिल्कुल सेम है। तो यदि हम इसको x माने तो दूसरा वाला भी x हो गया, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें लिखी हैं। तो x और x ऐड करते हो तो कितना होता है, 2x। तो ये वैल्यू जब तुम ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और x और x 2x जैसे बोला तो वैसे लिख दिया 2Q अपान r² प्लस L², राइट। और फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L अपान √r² प्लस L²। समझ में आया। अब इसको देखो भाई, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
2QL, ऊपर हो गया 2QL हो रहा है ना। और नीचे ज़रा देखना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना पावर 1 पावर, और ये इस पे पावर कितना 1/2 पावर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/2 और 1, इसका 1 पावर और इसका 1/2 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक पोल का मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, अभी पिछले इंट्रोडक्शन में भी था क्या, 2QL इक्वल टू क्या मानते हो P, तो यहाँ पर P हो गया। अच्छा, दूसरा चीज़ हम क्या मान लेंगे, एक चीज़ और भी तो मानी गई थी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ हो गया P आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब दूसरी चीज़ हम क्या माने, जैसे आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक ऐसा सिस्टम है जिसके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, यानी कि L की वैल्यू R से क्या है, बहुत कम है, इसलिए L नगण्य है तो L स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, नगण्य है, यानी कि L स्क्वायर को हटा देंगे। अगला चीज़ क्या, दूसरा एक चीज़ ये ले लेते हैं कि वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसको भी यहीं पे पुट कर लेते हैं। क्या, एक तो ये पुट कर लेंगे, फिर वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। देयरफॉर E इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू जरा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1 ले लिया, P हो गया है ना, और L तो L स्क्वायर नगण्य है, ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ बचा कितना R स्क्वायर, L स्क्वायर हट गया, तो फिर यहाँ पावर कितना बचा 3/2, 2 से 2 कट गया, तो E की वैल्यू कितनी मिल गई, E की वैल्यू मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³, और इसमें भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, राइट। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने पढ़ी वो किस में पढ़ लिया, इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन में निरक्षीय स्थिति में पढ़ लिया। ओके, अब यहाँ पर यदि देखें तो इसमें एक चीज़ और समझ लें, जैसे पिछला जो इंट्रोडक्शन था अक्षीय स्थिति में, उसमें वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी वो किधर थी, वैद्युत क्षेत्र में E1 बड़ा था ना, पिछले इंट्रोडक्शन में अक्षीय स्थिति में E1 बड़ा था, तो E1 किधर की ओर था, बाहर की ओर था, यानी परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 की तरफ है अक्षीय स्थिति में, है ना। और इस निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। इसको हम मेंशन कर देते हैं, क्या दिख रहा है क्लियर, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E की दिशा, वैद्युत क्षेत्र E की जो दिशा होगी वो दिशा क्या होगी, द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, किधर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, किधर से किधर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, इसका पिक आप ले लीजिए, एक पिक आप यहाँ से ले लीजिए, राइट, एक पिक आप यहाँ से ले लीजिए, और दूसरा पिक इसको थोड़े सा ऊपर कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, क्या चीज़ का,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की बात हो गई 2 केस में, और वो केस कौन कौन सी थी? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, राइट। ओके जी, दैट्स ऑल।